संबल में व्हाट यू मीन छावा जैसी फिल्में देश भर में एनिमोसिटी पूरे देश में। विवेक जी आपको छावा से दिक्कत है? आपको छावा से दिक्कत है विवेक जी? आपको छावा से दिक्कत है विवेक जी? हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने एंडोर्स किया। बिल्कुल आपको छावा से दिक्कत है? आपको संभाजी पर बनी कोई फिल्म से दिक्कत है? ऐसी दिक्कतें आपको उन्हीं फिल्मों से होती हैं जिसमें देश के महापुरुषों पर कोई ज्ञान होता है या फिर उन पर जानकारी होती है, आपको दिक्कत होती है उससे। आप इसी शो में बैठकर विवेक जी, मुझे याद है महाभारत में आप औरंगजेब को लेजेंड बता रहे थे, आप औरंगजेब को बता रहे थे कि व्हाट अ ग्रेट रूलर, मुझे आज तक भूलता नहीं है वो, महाभारत में ही आप बता रहे थे। लेकिन संभाजी की फिल्म को आप कह रहे हैं ये इनकी बनाई फिल्म है। हाँ, मैं गोलवलकर जी ने संभाजी के खिलाफ लिखा है। हर्षवर्धन जी को लीजिए। संभाजी के खिलाफ लिखा है। क्या मेरे प्राइम मिनिस्टर में जो अपने को संघ का प्रचारक कहते हैं, हिम्मत है कि गोलवलकर को डिनाउंस करें तो करें डिनाउंस प्राइम मिनिस्टर। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ। चारू जी आ रही है? चारू जी आ रही है? अच्छा, चारू जी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। चारू जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड प्लीज। मैं जल्दी से एक बात बता देती हूँ। देखिए, पहले तो ना विवेक जी फिर से झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि पूजा पद्धति सब अपने हिसाब से कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ये तो उस बारे में है ही नहीं विवेक जी। लेकिन आपको मजा आता है इस बारे में कि सबके इनहेरिटेंस लॉज सेम नहीं है। आपको मजा आता है ये सोचकर कि महिलाओं को सब जगह इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते, उनके बच्चों को इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते। अगर इक्वल राइट्स की बात हो और खास करके यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं के खिलाफ जो सारी तरीके चलते आ रहे हैं, जो सारे लॉज चलते आ रहे हैं, उसको यूनिफाई करेगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं भाई पूजा प्रार्थना, आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं, इसमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। जैसे इन्होंने सीएए के मामले में झूठ फैलाया सुचारिता जी, जैसे इन्होंने ट्रिपल तलाक के नाम पर झूठ फैलाया, आज ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भी वैसा ही झूठ फैला रहे हैं। अगर आप संविधान को कोट करते हैं, इस संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है। क्यों करी गई है? क्योंकि इन दी एंड ये आवश्यक है कि एक देश के सारे नागरिकों के लिए कानून एक हो। ये कैसे हो सकता है कि कानून मेरे लिए कुछ और है और पड़ोस के घर में रहने वाली बहन के लिए कुछ और है? ठीक है, ये कैसे हो सकता है कि एक महिला की पीड़ा? विवेक, देखिए मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा था। जब ऐसे वीडियोस जारी हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो वो बड़ी क्लियरली बोलना चाहते हैं कि हमारी जो प्रतिबद्धता है, प्लीज हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पर लीजिए और फराज जी को स्क्रीन पर लीजिए। हर्षवर्धन जी वो बड़ी क्लियरली ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रतिबद्धता है हम उस पर काम करेंगे। अब ये सब इस बैकग्राउंड में हो रहा है जब वक्फ को लेकर एक विरोध प्रदर्शन आपने देखा हैदराबाद में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच वो अपना अगला टारगेट लोगों को बता रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि कौन सी बैसाखी वाली सरकार, हम तो काम कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि बैसाखी वाली सरकार कब कहते हैं? बैसाखी वाली सरकार तब कहते हैं जब कोई आपको लगे कि दूसरी पार्टियों का समर्थन किसी शर्त पर है। क्या एनडीए का प्री पोल अलायंस नहीं था? उसका जवाब है था। तो बैसाखी वाली सरकार कैसे हुई? दूसरा, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कुछ शर्तें लिख कर दी थी? उसका जवाब है नहीं दी थी। यूनानिमसली कहा, विदाउट एनी कंडीशन कहा। और जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उन एजेंडों पर जिसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एजेंडा कहा जाता है, उन एजेंडों पर वो भाजपा से भी अधिक मुखर है। इसका मतलब कि बैसाखी होती तो कुछ तो राइडर लगाते, कुछ किंतु परंतु लगाते। ये हुई एक बात। तो बैसाखी कहने वाले उनके दिमाग बैसाखी पर टिके हुए हैं, इसलिए वो ये बोलते हैं। अब दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे के लिए किसी हद तक जाने वाली पार्टी है, किसी हद तक जाने वाली पार्टी है। और राजनीति में आप कुछ भी कहें, मेरा यह मानना है कि अगर कोई पार्टी जो कहती है वो करने के लिए किसी हद तक जाती है तो जनता का उस पर भरोसा बनता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जिन बातों को वो कहती थी वो कुछ नहीं किया। उन्होंने कहती सेकुलरिज्म थी, प्रैक्टिस फ्रॉड सेकुलरिज्म करती थी। कहती मुसलमानों का भला थी, बर्बाद मुसलमानों को करती थी। कहती हम गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, दलितों को आगे लाएंगे, उनको लगातार पीछे धकेलते रहे। तो राहुल गांधी भी बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती रही? वो कहती रही इस देश में सबके लिए एक बराबर कानून होगा।
वो कहती रही कि इस देश के हर व्यक्ति की, हर महिला की, हर पुरुष की, हर नौजवान की हम चिंता करेंगे। वो कहती रही कि दीनदयाल उपाध्याय का एक आत्म मानव दर्शन वो हम लागू करके रहेंगे। और वो कहती रही कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग नहीं चलेगा, एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान वो चलेगा। करके दिखाया उन्होंने। सब कहते थे संभव नहीं है, अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती सब कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ नहीं हुआ, एक गोली तक नहीं चली। ये है मोदी सरकार। अब आप आइए जो समान नागरिक संहिता, जब लाल किले से प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उन्होंने जो टर्म कॉइन किया है इसको जरा समझना चाहिए। लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसे पेश किया जाता रहा जैसे एक कम्युनल है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई सही मायनों में तो ये सेकुलर सिविल कोड है। स्क्रीन पर हम और फराज भाई दिख रहे हैं, इनके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग क्यों होगा? क्या ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं या मैं दोयम दर्जे का नागरिक हूं? मैं तो नहीं मानता हूं कि हम में से कोई दोयम दर्जे का है। जो अलग कानून की वकालत कर रहा है, जो समान नागरिक संहिता का विरोधी है, वो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहता है, मुसलमानों को कमजोर, अशक्त, डर फैला के आगे बढ़ना चाहता है, और ये खतरनाक है। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी अपने इस तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप उसको टेस्ट कहिए, ट्रायल कहिए, उत्तराखंड में हो चुका है, गुजरात के बाकायदा उस पर आगे बढ़ चुकी है, उत्तर प्रदेश ने इस पर शुरुआत की थी लेकिन पता नहीं क्यों भी रुक गया, लेकिन मुझे लगता है वो भी आगे बढ़ेगा। हर राज्य भाजपा का करेगा और देश भर में भी ये सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी, और होना ही चाहिए। किसी भी आधुनिक और लोकतंत्र पसंद व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कानून पसंद, लोकतंत्र पसंद व्यक्ति को इसको मंजूरी देनी चाहिए। फराज किदवई साहब, आप क्या उस ब्रैकेट में आते हैं? आप समर्थन देंगे? यूसीसी को लेकर आप लोगों के समर्थन की भी वो उम्मीद लगाए बैठे होंगे, क्या टेक है सर आपका इस पर? मलूक जी को लीजिए। सुचारिता जी, मैं हर्षवर्धन जी की एक बात से सहमत हूं, और आपको अजीब लगेगा कि साहब समाजवादी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हर्षवर्धन जी का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। ये मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इनका लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि मोदी सरकार अपने फैसले को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो कृषि कानून को लागू करने के लिए किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर सकती है। मोदी सरकार काले कृषि कानून के जरिए अपने दोस्तों को किसानों की जमीन देने के लिए 700 किसानों की शहादत ले सकती है। मोदी साहब, मैं मानता हूं हर्षवर्धन जी की बात कि नोटबंदी को लागू करके बिना किसी को बताए हुए, बिना स्टेक होल्डर से बात किए हुए रातों रात नोटबंदी को लागू करके पूरे देश को लाइन में लगा सकती है। मैं सहमत हूं हर्षवर्धन जी की बात से। मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूं कि 1 घंटे के अंदर मोदी सरकार लॉकडाउन लगा सकती है और देश का भविष्य रेल की पटरियों पर कट जाता है। देश का भविष्य और बच्चा भरी धूप में सूटकेस के ऊपर सोता है। मैं सहमत हूं हर्षवर्धन जी की बात से सुचारिता जी, मैं सहमत हूं हर्षवर्धन जी की बात से कि मोदी सरकार सोशल मीडिया पर भी, आप समझ रहे हैं ना सुचारिता जी, पर भी सोशल मीडिया पर भी आईटी रूल्स को अमेंड करके फैक्ट चेक यूनिट के जरिए अपना शिकंजा करने की कोशिश करती है, और वो कर सकती है, लेकिन वहां पे इनको हाईकोर्ट से फटकार, सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार मिलती है। अब मेरी दूसरी बात है, अभी हमारी चारू बहन बोल रही थी कि मुस्लिम महिलाओं को हक मिलना चाहिए, सारी चीजों होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपने तो बड़ी अच्छी बात की। बिल्किस बानो के रेपिस्ट जिनको माला पहनाई जाती है, उन बिल्किस बानो को उसका हक कब मिलेगा, उसको इंसाफ कब मिलेगा? उसको तो आज छोड़